आपकी भाभी को आपके खिलाफ उतार कर आपको लगता है ये अनफेयर गलत किया है? कि हम शरद पवार जी को खत्म करना चाहते हैं। तो आपने अजीत दादा को रोकने की कोशिश नहीं की? आपने कहा बात करें या ना करें, इसका मतलब आपकी बात बिल्कुल बंद हो गई? एनसीपी का असली उत्तराधिकारी शरद पवार का कौन है, ये इसकी लड़ाई है और अजीत पवार ये साबित करना चाहते हैं कि वो असली उत्तराधिकारी। 2014 में आपने बीजेपी की सरकार क्यों बचाई थी विधानसभा? उनका आरोप यह है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है इस पार्टी। ठीक है ना, 4 बार डिप्टी सीएम बने, अन्याय हो तो हुआ है। अजीत पवार यहां तक कहते हैं जब आप पर अटैक करते हैं कि आप सिर्फ फॉर्म भरती थी, आपको लगता है आपके साथ धोखा हुआ है। अजीत पवार के केस में वॉशिंग मशीन का आरोप सही है, तो शरद पवार अभी भी मोदी जी को अपना शिष्य मानते हैं, राजनीतिक शिष्य मानते हैं। कहा जाता है कि यहाँ महाराष्ट्र में जो 2 पार्टियां टूटी, देवेंद्र जी तो कहते हैं मैं दोनों पार्टी तोड़ के उप मुख्यमंत्री बना, कॉपी करके पास होने में क्या मजा है। इस देश में डिक्टेटरशिप आ सकती है। आप देखिए संविधान बदलने की बातें, वो तो वही कहते हैं। राहुल गांधी क्यों अमेठी से रायबरेली चले गए? देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का किसे मानते हैं? देश का सबसे तेज दिमाग पॉलिटिशियन आप किसे मानते हैं? मतलब गांधी परिवार ने विदेशी मूल का मुद्दा उठाने के लिए क्या पवार साहब को माफ कर दिया है? वो मुद्दा खत्म हो गया है? बाल ठाकरे होते तो ये महाविकास अघाड़ी बनाने देते? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू एनसीपी शरद चंद्र पवार की वर्किंग प्रेसिडेंट सुप्रिया सुले का, जो कि 3 बार की सांसद हैं और एक बार फिर से बारामती से चुनावी मैदान में है। बहुत स्वागत आपका सुप्रिया जी। थैंक यू। इस बार लेकिन आपकी लड़ाई अलग इसलिए है क्योंकि आपके सामने खुद आपकी भाभी चुनाव मैदान में है। क्या आपको अंदर से कुछ अलग फीलिंग आती है या पिछले चुनाव जैसी ही टक्कर महसूस होती है? वक्त और समय में बहुत बड़ी ताकत होती है। टाइम हील्स एवरीथिंग। और ये लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, मेरी कोई भी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं होती। ये विचारधाराओं की लड़ाई है और ये जो गलत पॉलिसीज़ ये केंद्र सरकार कर रही है उसके खिलाफ है। मैं कभी भी किसी इंडिविजुअल, आप मेरे कोई भी भाषण भी देखिए, मैं कभी भी किसी के व्यक्तिगत कभी भी टिप्पणी नहीं करती। हाँ, लेकिन सुनेत्रा पवार आपकी भाभी को आपके खिलाफ उतार कर आपको लगता है ये अनफेयर गलत किया है अजीत दादा ने, बीजेपी ने या एनसीपी के उस गुट ने? बीजेपी का षड्यंत्र है शरद पवार जी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता है चंद्रकांत पाटिल, वो बारामती आए थे और उन्होंने कहा था एक वक्तव्य में 15-20 दिन पहले कि हम शरद पवार जी को ख़त्म करना चाहते। तो ये षड्यंत्र उन्हीं का है और एक अदृश्य शक्ति जो महाराष्ट्र की हर पार्टी को ख़त्म करना चाहती है। यानी कि अजीत दादा को आपको लगता है फोर्स किया गया, मजबूर किया गया कि वो अपनी पत्नी को आपके खिलाफ उतारें, आपकी भाभी को? वो नहीं मैं कह सकती, लेकिन जो वक्तव्य चंद्रकांत जी ने कहा उस पर मैं बोल सकती हूँ। इसका मतलब अदृश्य शक्ति वो दिल्ली वाली है ना? हाँ, अदृश्य शक्ति दिल्ली में ही है। पर नरेंद्र मोदी क्यों शरद पवार को खत्म करना चाहेंगे? वो तो उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। इस सवाल का जवाब आप उनको ही पूछना पड़ेगा। पर आपका असेसमेंट क्या है? क्यों आपकी पार्टी को या शरद पवार को खत्म करना चाहती है बीजेपी? क्योंकि उनके खिलाफ जो लड़ रहा है, बड़ी ताकत लगा के लड़ रहा है, वो सारी पार्टियां वो ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा नड्डा जी ने तो कहा था कि हम हर पार्टी ख़त्म करेंगे, 1 पार्टी 1 नेशन। तो ये तो लोकतंत्र पे विश्वास ही नहीं रखते, ऐसा तो लगता है जब नड्डा जी बोले थे। तो आप कैसे बचाएंगे अपनी पार्टी सुप्रिया जी? पार्टी नहीं, लड़ेंगे पूरी ताकत से। ये लोकतंत्र है और एक सशक्त लोकतंत्र में जितनी सत्ता मायने रखती है उतना विपक्ष भी रखता है। हम भी सत्ता में बहुत साल रहे, हमेशा हमने विपक्ष का मान सम्मान ही किया है और होना ही चाहिए। पर अजीत पवार तो प्रधानमंत्री के बड़े फैन हैं, केंद्र सरकार की बहुत तारीफ करते हैं। वो तो कहते हैं मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए हम उनके साथ चले गए। उनका वक्तव्य, एक लोकतंत्र में हर एक को अपना मत बोलने का अधिकार हमारी तरफ से तो है, उनकी तरफ से नहीं कह सकते। पर आपको नहीं लगता कि अजीत पवार ने ये जो फैसला किया कुछ गुणा भाग गणित देखकर सोच समझकर किया होगा, या अभी भी आप मानती हैं कि अजीत पवार का वो फैसला गलत था बीजेपी के साथ जाने का? नहीं, उन्होंने एक निर्णय ले लिया, अभी उससे बात करने से क्या मायने रखता है। पर आपने भी एक निर्णय लिया ना कि नहीं जाना इनके साथ। हाँ, मुझे पता है मैं क्यों नहीं गई। आई हैव कंप्लीट क्लैरिटी। वाई? क्यों? क्योंकि एक तो बड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था उनके साथ, और दूसरी बात कि जो पॉलिसीज़ करती है केंद्र सरकार, जो किसानों के खिलाफ है, तो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उसके साथ कभी ये सरकार खड़ी नहीं रही। महंगाई,
बेरोजगारी और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हुआ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है। और क्विड प्रो को, ये शब्द मेरा नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। तो यानी ये सारे मुद्दे सोचकर आपने, बिल्कुल तो आपने अजीत दादा को रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत बार बात हो चुकी थी, उन्होंने उनका मन बना लिया और उस चीज़ को भी 10 महीने हो गए। 10 महीने के बाद कितना बात करेंगे? हाँ, क्योंकि अब तो चुनाव आ गया ना, इस बार उनका बीजेपी के साथ जाना ही मुद्दा है इस चुनाव में, इसीलिए इसकी चर्चा फिर से हो रही है। लोगों को ये तय करना है कि अजीत पवार सही थे या फिर सुप्रिया सुले सही है। मेरे ख्याल से एक लोकतंत्र में ये हमारी आपस, देखिए मेरे और अजीत पवार के बारे में बात करने से महंगाई कम होने वाली है या लोगों को नौकरी मिलने वाली है? मेरे ख्याल से इसमें इस एजेंडा इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि इस देश में हम दोनों एक दूसरे से बात करें या ना करें कोई मायने नहीं रखता। आपके बच्चे को नौकरी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए और भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए, ये मेरे लिए मायने रखता। आपने कहा बात करें या ना करें, इसका मतलब आपकी बात बिल्कुल बंद हो गई है? नहीं, मैं करती हूँ, वो नहीं करते। मतलब आप कॉल करती हैं, टेक्स्ट मैसेज करती हैं, वो जवाब नहीं देते? ये कब से हुआ है? जब से वो गए उसके बाद से हाँ, बंद हो उसके गया? बाद 2-3 महीने में। पर हमने तो देखा था कि जब वो डिप्टी सीएम की शपथ ले रहे थे, आप बहुत इमोशनल हुई थी, एक टाइम पे आपके आंसू भी आए थे, वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। वक्त और समय में बहुत ताकत है। टाइम हील्स एवरीथिंग। मैं अभी भी ये समझ नहीं पा रहा हूँ सुप्रिया जी कि ऐसा क्या हुआ कि अजीत पवार ने सुमित्रा पवार को, अपनी पत्नी को आपके खिलाफ उतार दिया? ये आप उनको कह रही हैं पूछना बीजेपी की साजिश है, नहीं, षड्यंत्र है। वही षड्यंत्र है, कंस्पिरेसी है। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि शायद एनसीपी का असली उत्तराधिकारी शरद पवार का कौन है, ये इसकी लड़ाई है, और अजीत पवार ये साबित करना चाहते हैं कि वो असली उत्तराधिकारी। भी वो तो बीजेपी में चले गए हैं, तो कौन? और उत्तराधिकारी जो राजनीति में होता है वो विचारों से होता है, और ऐसा कभी भी नहीं कि उत्तराधिकारी आपका रिश्तेदार ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, आदरणीय चौहान साहब इस देश के सबसे बड़े नेता, महाराष्ट्र के उभरे आज तक, और यशवंतराव चौहान जी का उत्तराधिकारी है शरद पवार है। दोनों का कोई खून का रिश्ता नहीं है। तो पॉलिटिकल लाइफ में, राजनीति में उत्तराधिकारी ये खून से नहीं बनते, विचारों से बनते हैं। आपकी सुमित्रा जी से भी कोई बात नहीं हुई? वो होती है, मेरे होती तो, है, अभी भी होती है? हाँ, कौन सी दिक्कत है उसमें? अभी भी होती है? हाँ, मतलब चुनाव लड़ रहे हो उस बीच भी बातचीत करते हैं? नहीं, अभी तो वो भी बिजी है और मैं भी बिजी हूँ, बात करने का टाइम किसको है? लेकिन मुझे एक बार मिली थी वो मेरी बड़ी भाभी है, और इतने तो संस्कार है ना, बड़ी भाभी मिलो तो बात तो होनी चाहिए। और भाभी की गलती क्या है इसमें? भाभी का क्या लेना देना हमारी राजनीति से? लगता है कि वो भी लड़ना नहीं चाह रही थी, उनको भी उतार दिया नहीं गया। पता मुझे, लेकिन अजीत दादा के दोनों बच्चे मेरे बच्चे समान हैं, मेरे आँख के सामने दोनों पैदा हुए, तो वो जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, जैसे मेरे बाकी भतीजे हैं, वो मेरी ही तो बच्चे कितना डिफिकल्ट होता होगा, मैं सोच रहा हूँ आपके लिए, और लोग भी सोचते होंगे कि सामने भाभी जिसको आप माँ बराबर कहती हैं, भाई 40-50 साल का आपका इतना पुराना रिश्ता। 40 नहीं, 50 से ज़्यादा। हाँ, मैं वही दोनों भी इतने नहीं, वो तो मेरे से 10 साल बड़ा है। 10 साल बड़े। ही 65। आप उनको अजीत दादा बोलते हैं? हाँ, तो 10 साल बड़ा है ना, ही 65 ईयर्स ओल्ड। कितना डिफिकल्ट होगा आपके लिए? यार, समय सब हील करता है, और जब मन में क्लैरिटी होती है कि मैं किस लिए लड़ रही हूँ। मैं अजीत पवार के खिलाफ लड़ी नहीं रही हूँ, मैं इस देश के जो किसान पे अन्याय हो रहा है, जो मेहनत करने वाला है उस पे अन्याय, वो कहते हैं मैं भी देश की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये तो असल में देश की लड़ाई है। तो उनको ठीक लग रहा हो वो करे, वो जाने। आप मिस करती हैं? नहीं, मैं किसी काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ, मिस करने का टाइम प्रचार में और कुछ नहीं सूझता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ पर क्या फीडबैक मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं आपको? बहुत तो अच्छा ही कह रहे हैं लोग, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और कर रहे हैं कि कुछ करिए आप इसके बारे में, बहुत सारी अपेक्षा है उनकी। सुप्रिया जी, अजीत दादा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं बीजेपी के साथ गया हूँ, इससे पहले भी कई बार बातचीत हुई, और आपकी और शरद पवार की जानकारी में हुई, आपकी मर्जी से हुई। 2014 में हुई जब आपने उनकी सरकार विधानसभा में बचाई, 2017 में हुई जिसके बारे में आप कहती हैं कि शायद मैं उस समय मंत्री बन गई होती, 2019 में जब 3 दिन की सरकार बनाई अजीत पवार ने, और फिर उसके बाद 2024 जब अजीत पवार चले ही गए। जब इतनी बार बातचीत हो चुकी तो इस बार आप क्यों नहीं गए? मैं तो कभी भी नहीं जाने वाली थी।
और जानना चाहती थी तो कभी भी जा सकती थी, कौन सी बड़ी बात है उसमें। मैं स्पेसिफिक पूछता हूँ, 2014 में आपने बीजेपी की सरकार क्यों बचाई थी विधानसभा में? क्योंकि देश राज्य बाहर से, हम लोग अंदर नहीं जाने वाले थे। हाँ। सिर्फ राज्य को फिर से इलेक्शन ना पड़े इसलिए। और फिर 17 में 17 में कोई बात नहीं हुई थी। आपने कहा मैं मंत्री बन गई होती, 17 में बातचीत बहुत करीब आ चर्चा गई थी। तो होती रहती है, हर सशक्त लोकतंत्र में चर्चा होती रहती है। वो स्पेसिफिक 17 में या ऐसा नहीं होता। ओके। और 19 में, 2019 में? 19 में तो उन्होंने जाके शपथ ली ना, हम थोड़ी गए थे। मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जिसमें आपने कहा कि हाँ हमारी मर्जी से बातचीत चल रही थी, लेकिन हमने उनको डील क्लोज करने की अथॉरिटी नहीं दी थी। हमने नहीं, पवार साहब। पवार साहब ने। क्या हुआ था उसमें फिर? देखिए, एक तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कमरे में होती है, वो बाहर बोलना ये मेरे संस्कारों में नहीं है। फडणवीस साहब तो खुल के बोलते हैं, वो तो उनके वो और अजीत पवार भी। वो कहते हैं दोनों कि जो मर्जी बोले। वो कहते कुछ हैं पवार साहब, करते कुछ हैं। उनकी मर्जी से बोले हमने सरकार बनाई थी, उसके बाद वो पीछे हट गए। वो लोकतंत्र है, जो मर्जी बोल सकते हैं। पवार साहब कहते हैं कि अजीत पवार की बात कर रहा हूं, और अभी शायद हाल में 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है कि मुझे शायद 2004 में ही पवार साहब से अलग हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब कांग्रेस एनसीपी के बहुमत आया, हमारी सीटें ज्यादा थी, सीएम हमको बनाना चाहिए था, फिर भी पवार साहब ने कांग्रेस का सीएम बनवा दिया और 4 एक्स्ट्रा मिनिस्ट्रीज ले ली। तब से वो ऐसा लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ, क्योंकि सीएम की रेस में अजीत पवार भी थे। 6 लोग रेस में थे, 6। तब 6 लोग रेस में थे। अभी क्या मायने रखता है 20 साल के बाद? उनका आरोप यह है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है इस पार्टी में। ठीक है ना, 4 बार डिप्टी सीएम बने हैं, अन्याय हो तो हुआ है। 4 बार, एक नहीं 4 बार डिप्टी सीएम बने महाराष्ट्र राज्य के, बहुत अन्याय हुआ है। आपको लगता है आपके साथ अन्याय हुआ है? बिल्कुल नहीं, मैं देश की सेवा करने के लिए आई हूँ, अन्याय किस बात का? अजीत पवार यहां तक कहते हैं जब आप पर अटैक करते हैं कि आप सिर्फ फॉर्म भरती थी, बाकी सारा काम मैं संभालता था, चुनाव उनको मैं जितवाता था, जितना डेवलपमेंट बारामती में हुआ सब मैंने किया, वो सिर्फ स्पीच देती है। देखिए, वो अजीत पवार है, सब जानते वो कैसे बोलते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं फिर वो? अभी मुझे क्या पता मतलब होता है? चुनाव में एक दूसरे पर हमला करना होता है इसलिए कर रहे हैं? वो नहीं पता मुझे, लेकिन इनका स्टाइल ही ऐसा है। आप बारामती में जितना विकास, जितना काम हुआ है, उसका श्रेय किसे देती हैं? टीम वर्क। टीम वर्क। उस टीम में कौन कौन शामिल है? वेल, पवार साहब, अजीत पवार खुद, और बहुत सारे फैमिलीज जिन्होंने बहुत मेहनत करके 6 दशकों में पवार साहब को साथ दिया है। बहुत सारी फैमिलीज हैं हमारे, जो ग्राम पंचायत लड़े, जिला परिषद लड़े, नगर सेवक बने, सबका कंट्रीब्यूशन है ना। और घर के पैसे से तो नहीं करते, जो टैक्स का पैसा आता है उससे विकास होता है ना, घर के पैसे से तो नहीं कर रहे। आपको लगता है पवार साहब ने बारामती की पूरी जिम्मेदारी, और आप भी, क्योंकि आप दोनों दिल्ली शिफ्ट हो गए, नेशनल पॉलिटिक्स देखने लगे, ये सारी जिम्मेदारी अजीत पवार को देकर गलत किया था? ठीक है, एक निर्णय कोई होता है, गलत या सही वक्त, लेट हिस्ट्री जज ना, हमें क्यों जज। आपको लगता है आपके साथ धोखा हुआ है? सुप्रिया जी, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि लोग तो अब यही तय करने पर इस समय आ गए हैं कि किसके साथ गलत हुआ, कौन सही कौन लोग गलत। जानते हैं और लोगों को पता है। अजीत पवार पर जो आरोप लगे करप्शन के, सुप्रिया जी, आप उनको कैसे देखती हैं? इस सब का जवाब देवेंद्र फडणवीस दे सकते हैं। आरोप लगाने वाला ही देवेंद्र फडणवीस है और माफ़ करने वाला भी देवेंद्र फडणवीस है। क्लीन चिट भी देवेंद्र फडणवीस ने दिया, तो ये सारे सवालों का जवाब देवेंद्र जी ही दे सकते हैं। जब देवेंद्र फडणवीस सरकार में थे और आप के साथ अजीत दादा थे और देवेंद्र फडणवीस वो चक्की पीसिंग कर रहे थे, आपको बुरा लगा था? नहीं, मेरे ख्याल से एक विरोधक कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, और आरोप प्रत्यारोप का लेवल क्या रखना है यह हर एक का खुद का होता है। मैंने मेरी मर्यादा तय कर ली हो, उनकी मर्यादा का है वो जाने। पर आप ये तो मानेंगी कि वॉशिंग मशीन का आरोप बीजेपी की तरफ जो विपक्ष लगाता है वो सही साबित हो गया, क्योंकि अजीत पवार और एक केस नहीं, कश्मीर टू कन्याकुमारी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि पहले आरोप लगाते हैं, उसके बाद अपनी पार्टी मिल लेते हैं, तो फिर वो सही हो जाते हैं। ये सारे कश्मीर। अजीत पवार के केस में वॉशिंग मशीन का आरोप सही है? अभी बहुत सारे हैं, एक के बारे में क्यों हम बात करें? कश्मीर टू कन्याकुमारी बहुत सारे केसेस है ऐसे। ओके। आपके और पवार साहब के मोदी जी से कैसे रिश्ते हैं? मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है,
और इस पद का, उनकी उम्र का, तो लिहाज करना ही चाहिए और मान सम्मान करना ही चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं। वो तो खुलकर शरद पवार की बहुत तारीफ करते हैं, उनको इतना धन्यवाद भी करते हैं, मैंने इनकी उंगली पकड़कर राजनीति करना सीखा। अभी भी वैसा रिश्ता है क्या? रिश्ता हमारी तरफ से एक लोकतंत्र में हमेशा सबके साथ अच्छा ही रहा है। तो शरद पवार अभी भी मोदी जी को अपना शिष्य मानते हैं, राजनीतिक शिष्य मानते हैं? इसका जवाब वो दे सकते, मैं कैसे दे सकती? आप मोदी जी का से अपना क्या रिश्ता मानती हैं? वो एक क्या सिर्फ वही वो प्रधानमंत्री हैं और आप एक वो सांसद? देश के प्रधानमंत्री है। आपकी कुछ पुरानी यादें भी होंगी सुप्रिया जी, क्योंकि पवार साहब से ऐसा तो नहीं है। और मैं तो, मेरा पेट बहुत बड़ा है, सारी चीजें मैं चैनल पे नहीं कहती। राइट। और अमित शाह से? वो भी इस देश के होम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट में मिलना जुलना होता है, वो बड़े ओहदे पे है और उनका भी, उनके पद का, उस पद की एक गरिमा होती है और उसका मान सम्मान करना भी चाहिए। ये तो हमारे महाराष्ट्र के संस्कार है। मतलब नहीं हो रहा है आपको लगता नहीं, है? मैं करती हूँ। ओके। मैं हमेशा, जो भी है मेरे से उम्र से बड़ा हो या पद से बड़ा हो, उस पद का और उस उम्र का लिहाज करना ही चाहिए। आपको कोई शिकायत नहीं है? क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ महाराष्ट्र में जो दो पार्टियां टूटी, उसके पीछे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का दिमाग था। पार्टी तोड़ना कौन सी चाणक्य नीति है? देवेंद्र जी तो कहते हैं मैं दोनों पार्टी तोड़ के उप मुख्यमंत्री बना। कॉपी करके पास होने में क्या मजा है? मेहनत करके पास करो, उसमें ही मजा है। तो आप पार्टी तोड़ने के लिए देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार मानती हैं? नहीं, मैं बीजेपी का कहती हूँ, देवेंद्र जी का क्यों बोलूँ मैं? बीजेपी का, अदृश्य शक्ति अदृश्य शक्ति और बीजेपी दिल्ली से साथ मिलके एक निर्णय लिया होगा ना। अजीत पवार तो कह रहे हैं इस बार सुप्रिया सुले हार जाएंगी और लाखों वोटों से हारेंगी, सुनेत्रा पवार जीतेंगी। लोकतंत्र है। आपका दावा क्या है? मैं दावे वावे के लिए नहीं राजनीति में, और मेरा स्टाइल भी नहीं है ऐसा बोलना। अच्छा, आपका भरोसा क्या है? मैं ज़रूर इस देश की, इस राज्य की, इस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के सामने मेरा काम है। उन्होंने मेरा पार्लियामेंट का काम, यहाँ का काम, मेरा संपर्क देखा है और मेरे पे कभी भी किसी करप्शन का कभी भी चार्ज नहीं लगा, क्योंकि मैंने किया ही नहीं है। तो ये सारा मेरा प्रोफाइल देख के उन्होंने मुझे वोट करना चाहिए, ऐसे मेरी विनम्र विनंती उनसे रही है। लोग कंफ्यूज नहीं होंगे बारामती में, या जिन 4-5 सीटों पर आप लड़ रही हैं और अजीत पवार के भी हम लोग कैंडिडेट? 4-5 सीट नहीं, हम लोग 10 सीट और लक्ष्य 11 सीट लड़ रहे। मैं उन 4-5 सीट्स की बात कर रहा हूं जहां पर अजीत पवार ने अपने कैंडिडेट्स उतारे। नहीं, उनके 4 है। 4। उसमें हमारे से डायरेक्ट फाइट 2 ही में है। 2 हमारे से, एक दूसरे हमारे दोनों अलायंस के साथ है, शिवसेना। कैसी फाइट है? ये फाइट क्या, इलेक्शन में जनता डिसाइड करती है। वो तो कह रहे हैं ये नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की लड़ाई है, यहाँ पर ये जो सुप्रिया मर्जी सुले और कहे, सुनेत्रा पवार की नहीं जो है। मर्जी कहे वो, लेकिन वैसे भी फिर भी लोग सोचेंगे ना कि चुन के वहाँ दिल्ली कौन जाएगा, आपका चेहरा कौन होगा, जहाँ वहाँ खड़ा रहेगा। जो भी सांसद जाता है वो वहाँ जाके उसको भाषण तो देना पड़ेगा ना, तो वो कौन होगा इसका निर्णय होगा ना 7 तारीख को। मोदी जी और शरद पवार में इतनी कड़वाहट क्यों आ गई है? प्रधानमंत्री कहते हैं भटकती आत्मा, उनका अधिकार है एक लोकतंत्र में, बोल सकते हैं। पवार साहब कहते हैं पुतिन। हाँ, उनको लगता है वो पॉलिसी लेवल पे। पर पुतिन कैसे हो सकते हैं सुप्रिया जी? अभी उनको लगता है वैसे। ये तो वही बात हुई जो खरगे साहब कहते हैं कि देश में आखिरी चुनाव है, इसके बाद ये रशिया बन जाएगा, पुतिन वाला हाल हो हमको जाएगा। बहुत बार लगता है कि इस देश में डिक्टेटरशिप आ सकती है। आप देखिए संविधान बदलने की बातें, वो तो वही कहते हैं। बीजेपी पे के सांसद कहते हैं हम संविधान बदलेंगे, ये तो हमने नहीं कहा। और एक सशक्त लोकतंत्र में जिस तरह से मीडिया की भी आवाज़ दबाई जाती है, लोगों को धमकियाँ दिया जाती है, और जिस तरह से एजेंसीज, आइस मतलब बर्फ़ नहीं, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, आइस, जिस तरह से लोगों को धमकाया जाता है, ये एक सशक्त लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको लगता है ईडी के डर से ही अजीत पवार बीजेपी के साथ चले गए सुप्रिया जी? ये मैंने कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन आप पूछ रहे तो आप ही जाने उसका सवाल का जवाब। आप वाकई यू हैव अ लॉट ऑफ डेप्थ, पर आप उस सब को जो आपके अंदर है सुप्रिया जी, आप दबाकर बचाकर रख रही हैं। नहीं, मैं बचाकर नहीं रख क्या रही हूँ। चुनाव के बाद के अपने संभावनाएं आपने खुले रखी हुई हैं? नहीं, आप मेरे भाषण देखिए 15 साल में जो पार्लियामेंट में, मैं कभी की पर्सनल अटैक करती नहीं, क्योंकि मेरी राजनीति पर्सनली नहीं है। मैं देश की सेवा के लिए और अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए राजनीति में आ रही हूँ। पर जब आप कहते हैं कि विचारधारा बहुत अलग है आपकी और बीजेपी की,
तो फिर ये 2-3 बार आपने बीजेपी के साथ जाने का फैसला क्यों किया? चर्चा और एक सशक्त लोकतंत्र में चर्चा करने में क्या दिक्कत है? चर्चा तो होनी भी चाहिए। किस तरह से वो करनी है, क्या करनी है, सोचने में क्या दिक्कत है? अगर पहले से भी अनेक कॉम्बिनेशंस लोगों ने दिए, बहुत सारे आज पहले बीजेपी वाले कांग्रेस में आते थे, अब कांग्रेस वाले बीजेपी में जाते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी है इस देश में। आपको लगता है महाराष्ट्र इस बार तय करेगा कि दिल्ली में सरकार किसकी होगी? 3-4 राज्य है, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान के बारे में कुछ कुछ सुनाई दे रहा है, यूपी के बारे में भी सुनाई दे रहा है कि कांग्रेस और अखिलेश जी बहुत अच्छा वहाँ कर रहे हैं। तो बहुत सारे राज्य ऐसे, कर्नाटका में तो शॉकिंग स्कैम हुआ है, मतलब इट वॉज टू शॉकिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। बहुत दुख की बात हुई है जो कर्नाटका में हुआ। मतलब यूपी से भी आप सुन रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान होगा? अभी देखिए, मैं तो महाराष्ट्र में बैठी हूँ, लेकिन आप जैसे बहुत सारे रिपोर्टर्स आते हैं, चर्चा होती है, वो फील्ड पे है, मैं तो यूपी के फील्ड में। पर अगर बीजेपी कमजोर होती यूपी में तो राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों जाते? उनके फैमिली की जो सीट थे, उनकी माँ वहाँ से लड़ती थी, और उनको अगर लगे कि मैं रायबरेली लड़ना चाहता हूँ, उसमें गलत क्या है? भाई आपने भी बारामती संभाला ना। अब मैं तुलना कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ। आप भी डटी रही ना, चाहे सामने कोई भी हो। राहुल गांधी क्यों अमेठी से रायबरेली चले गए, क्या लगता है? उनका ये पार्टी का निर्णय होगा ना, और क्यों किया वो तो पार्टी बता सकेगी। मतलब आप ये 4-5 स्टेट्स में कह रही हैं कि इस बार बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होगा? ऐसा लोग कह रहे हैं, जो मीडिया इंटरव्यूज के लिए हमारे लिए, आपके जैसे जो बाहर घूम के आए, ऐसे लोग कहते हैं। सरकार आ रही है वापस बीजेपी की या नहीं आ रही है? ये तो वक्त बताए, भारत की जनता तय करेगी। ओके सुप्रिया जी, अब मेरा रैपिड फायर राउंड, इसमें मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा। परफेक्ट, गो अहेड। ओके ऑलराइट। बहुत नेता डरते हैं मेरे इस रैपिड फायर राउंड से। आदित्य ठाकरे के साथ भी मैंने किया था, बहुत मजा आया था मुझे। तो अभी भी है। ओके ऑलराइट सुप्रिया सुले, रैपिड फायर राउंड, पहला सवाल, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानती हैं? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी, ओके। पंडित जी। बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का किसे मानती हैं? Oh my God, that's a difficult one. YB चौहान। ओह ओके। अगला सवाल मेरा यही था कि महाराष्ट्र का बेस्ट सीएम कौन है? YB चौहान। YB चौहान। और तुलना करनी हो फडणवीस में और उद्धव ठाकरे में तो? उद्धव जी। उद्धव जी। देश का सबसे तेज दिमाग पॉलिटिशियन आप किसे मानती हैं? चाणक्य राजनीति का। My God, बहुत सारे इस देश में। आप शरद पवार का नाम ले सकती हैं क्योंकि उनका नाम आता है, अहमद पटेल का आता है, नहीं, अमित मैं शाह का आता है। एक्चुअली मैं अहमद भाई के बारे में ही सोच रही थी अभी। एक्चुअली इट वॉज क्रॉसिंग माई माइंड कि जितेंद्र प्रसाद जी थे बहुत बड़े नेता इस मामले में। जितेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस में, फिर अहमद भाई थे। जब चाणक्य का नाम आता है तो 3-4 नाम ही आते हैं। अमित शाह आता है, शरद पवार आता है, अहमद पटेल का आता है, कुछ लोग मोदी जी को बोलते हैं। जी, आप किसका नाम ले रही हैं? मैं इधर जितेंद्र प्रसाद जी का लूंगी, Okay. अहमद भाई का लूंगी, दोनों। देश का सबसे मेहनती नेता, मोस्ट हार्ड वर्किंग लीडर आप किसे मानते हैं? सबसे मेहनत कर रहे मोदी जी 365 दिन काम करते हैं। बहुत सारे नेता, मुलायम सिंह जी करते थे, लालू जी आज भी करते हैं, पवार साहब करते हैं, बहुत सारे, जयप्रकाश नारायण जी ने किया। मोस्ट प्रॉमिसिंग लीडर, युवा नेता, सबसे जिसका भविष्य आपको ब्राइट लगता हो अभी यंगस्टर्स में यंगस्टर्स में? आई थिंक लालू जी का बेटा तेजस्वी। तेजस्वी। क्या खास बात लगती है तेजस्वी? तेजस्वी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वार्म बॉय। तेजस्वी इज अ वेरी नाइस वार्म बॉय। से लगता है कि दिल से कर रहा है। कई बार मिली होंगी आप तो? हमेशा जब मिलती हूँ तो मतलब ये लड़का दिल से कर रहा है, लड़ रहा है। लालू जी का बेटा है। लगता है आपको उनके साथ भी गलत हो रहा है? ये तो कितनों को गिनवाएगा, आधा इंटरव्यू उसी में चला जाएगा। ओके देश का सबसे करप्ट लीडर आप किसे मानते हैं? गॉड, बहुत सारे, अभी किसका बोलूँ आपको? देश का सबसे ईमानदार नेता आप किसे मानते हैं? सबसे ईमानदार नेता कौन रहा है? राजीव गांधी। राजीव गांधी। उन पर तो बोफोर्स के आरोप लगे। आरोप का आगे क्या हुआ? बहुत अच्छा आदमी और ईमानदार आदमी। कुछ यादें हैं आपकी राजीव जी? मैं तो छोटी नहीं, मेरे शादी में आए थे, उसके बाद बहुत बार हमारे साथ रहे भी है वो। यहाँ? हाँ, यहाँ बारामती में? बने, मुंबई में। मुंबई में? बारामती में भी रहे। तो आप क्या बोलती थी उनको? वो क्या कहती थी मैं? जैसे एड्रेस करते हैं ना? राजीव जी। राजीव जी बोलते थे आप? तो कभी ऐसा उनके नाम लेने का कभी हुआ भी नहीं कि उनसे पहले नाम से कैसे कुछ बोल। आपकी बहुत यादें होंगी मुझे लगता है सुप्रिया जी, खास तौर से उस समय की जब पवार साहब एकदम गांधी परिवार के राइट हैंड माने जाते थे और बहुत ऐसा सारे। पारिवारिक रिश्ता था। आज भी है।
आज भी है, हाँ, पहले बिल्कुल, जैसा है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मतलब गांधी परिवार ने विदेशी मूल का मुद्दा उठाने के लिए क्या पवार साहब को माफ कर दिया है? वो मुद्दा खत्म हो गया है? कब का? वो बात भी नहीं कर रहा है कोई इस बारे में, कब का? ये सोनिया जी का भी बड़ापन था। जब पवार साहब ने वो मुद्दा उठा के अलग पार्टी बनाई थी, तब आप सहमत थी उससे? नहीं, मेरे ख्याल से मैं तो राजनीति में थी भी नहीं एक बार, और तब उनका एक विचार था और कांग्रेस ने उन पे एक्शन लिया था। यस। अभी हो गया उसको 20 साल, 25 साल हो गए। अब बात वो नहीं है, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अभी मैं बोला ना, समय है। ओके, शरद पवार का असली उत्तराधिकारी कौन है? ये लोग डिसाइड करें। आपको क्या लगता है? भाई आपको तो दावा करना चाहिए, मैं हूं। मैं ऐसे पब्लिक लाइफ में दावे करने से नहीं होता, ये गलत है। ये कि उनके शेयर्स नहीं है कि मुझे ही मिलने चाहिए। ओके, पर लगता है सब लोग तो यही कह रहे हैं, ये तो उत्तराधिकार की लड़ाई है और इस बार जनता तय कर देगी असली वारिस पवार साहब का कौन है। एनसीपी असली किसकी है? शरद पवार। और शरद पवार के बाद? ये वक्त ही बताएगा ना। आपको दुख नहीं होता है? आपकी पूरी पार्टी आपसे ले ली गई, सुप्रिया जी, और यहां संकट ऐसा आ गया, एकदम अस्तित्व का संकट आ गया, एग्जिस्टेंशियल नॉट एट ऑल। क्राइसिस। ऐसा थोड़ी होता अब है। आपके पीछे देखिए, वो आपका चुनाव चिन्ह तक बदल दिया। पहले घड़ी वाला था, ठीक है, अब वो अन्याय घड़ी हो वाला गया, उनके पास। बट अन्याय करने के बाद रोते रहेंगे कि लड़ेंगे? हमने लड़ने का निर्णय लिया। लड़ी तो आप हैं इसमें, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि लड़ूंगी। मेरी जानकारी है, पूरी ताकत से लड़ूंगी। मेरी जानकारी ये है कि आप जब दिल्ली में हियरिंग होती थी तब आप खुद जाती थी सारी हियरिंग? पवार साहब और मैं दोनों जाते थे, और मैं तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों देखती हूँ। तो क्यों पर्सनली क्यों जाती थी आप? क्योंकि जिम्मेदारी है मेरी। मेरे 80 साल के फादर अगर जा सकते हैं तो मैं तो बिल्कुल जा सकती हूँ। मेरी जिम्मेदारी है। पार्टी के काडर। आपको लगता है अन्याय हुआ वहां पर आपके साथ? बिल्कुल हुआ, सिर्फ मेरे साथ नहीं, उद्धव जी के साथ भी हुआ। उद्धव जी के पिताजी ने पार्टी बनाई थी, और उन्होंने जब बाला साहब थे तब उन्होंने उनका उत्तराधिकारी उद्धव जी को बनाया था। बनाया था। और जिस तरह से उनसे पार्टी और चिन्ह छीना गया, मेरे ख्याल से पूरी गलत है। वो तो कहते हैं वो कांग्रेस के साथ चले गए विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करके, इसीलिए पार्टी में बगावत हो गई, शिंदे साहब अलग चले गए। बोलने के लिए सबको अधिकार है ना, लोकतंत्र है, कुछ भी बोले। क्यों गए आपके हिसाब से शिंदे? वो नहीं पता मुझे, वो क्यों गए। क्या सीएम बनना चाहते थे इसलिए? तो इसका जवाब आपको उनको पूछना पड़ेगा, मैं कैसे बताऊं उनके बारे में, उनकी पार्टी में क्या हुआ। बाल ठाकरे का असली उत्तराधिकारी कौन है? मेरा अगला सवाल यही था। उद्धव जी। उद्धव जी। क्या अजीत पवार ने शरद पवार को धोखा दिया? धोखा नहीं, दुख तो दिया। आप उसे गद्दारी की संज्ञा नहीं देंगी? गद्दारी नहीं कहेंगे आप उसे? दुख क्योंकि उद्धव ठाकरे तो खुल के कहते हैं एक नाथ शिंदे गद्दार है। दुख तो बहुत दिया। दुख दिया। उद्धव ने कांग्रेस के साथ जाकर विचारधारा से समझौता किया सुप्रिया जी? बिल्कुल नहीं, नहीं किया? बिल्कुल नहीं। बाल ठाकरे होते तो ये महाविकास अघाड़ी बनाने देते? अरे बिल्कुल बनाने देते, क्यों नहीं बनाने देते। वो महाराष्ट्र से प्यार करते थे। पर कांग्रेस के खिलाफ उनकी पूरी पॉलिटिक्स थी। नहीं, उन्होंने प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने थे सपोर्ट पूरा सपोर्ट किया था, प्रतिभा पाटिल जी को सपोर्ट किया था, मुझे सपोर्ट किया था इलेक्शन में। तो पर बाला कांग्रेस के बारे में तो उनके साहब, बाला बयान- साहब के लिए देश पहला, उसके बाद राज्य। राज्य के बारे में पर कांग्रेस के बारे में तो क्या क्या बोलते थे वो ठीक सुप्रिया? है, वो अधिकार है उनका। एक लोकतंत्र में बोलना नहीं चाहिए लोगों ने। ओके, देश का अगला प्रधानमंत्री सुप्रिया जी कौन है? वो यूपीए का ही होगा। इंडिया गठबंधन का हाँ, इंडिया गठबंधन का। ओके। यूपीए इंडिया में लगता है अभी भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस लगता नहीं है? एक ही है ना। एक ही है। ओके। महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा? वो महाविकास आघाड़ी का ही होगा। यानी ये गठबंधन असेंबली इलेक्शन भी साथ लड़ेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ेगा। सीटों के बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं होगी? अभी अभी कहाँ आई है? अभी तो उनको बहुत आई है। कहाँ आई है? कितना झगड़ा हुआ बताइए? कहाँ? कितनी सीटों पर झगड़ा हुआ? एक सांगली, दैट्स ऑल। अरे वहां संजय निरुपम चले गए, नहीं नहीं, वो तो अरे इनके तो मिलिंद देवड़ा चले गए। अरे वो उनको सीट नहीं मिली इसलिए, वो इसके लिए नहीं गए, सीट के बंटवारे में नहीं गए। तो महाराष्ट्र में तो सीट बंटवारा कितना टाइम तक लटका रहा? वो उनका, हमारा नहीं। हमारा तो निर्णय हुए 15 दिन हो गए, इनका अभी हुआ है कल या ओके। परसों। कौन सीएम बनेगा वैसे अगर महाविकास अघाड़ी जीतती है तो? महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। क्या आप रेस में होंगी? मैं तो दिल्ली जा रही हूँ। आप दिल्ली जा रही? सम कॉन्फिडेंस। It's not some, you have to be confident, not overconfident. क्या अजीत पवार सीएम बन सकते हैं कभी? वो आप देवेंद्र जी को पूछना पड़ेगा। कि वो क्या चाहते हैं? क्या देवेंद्र जी सीएम बनेंगे?
ये आपको अमित शाह जी को पूछना पड़ेगा। शिंदे सरकार कितनी और चलेगी सुप्रिया जी? जब इलेक्शन अनाउंस होगा तब तक। उससे पहले तो नहीं गिरेगी? अभी टाइम का बचा है, 3 महीने तो विधानसभा है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ रिजल्ट उलट आ गया तब? ये भी आपको दिल्ली में पूछना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली चलाती है राज्य सरकार। क्या अजीत पवार करप्ट हैं? देवेंद्र जी से पूछिए। क्या उन पर वॉशिंग मशीन के आरोप सही हैं? देवेंद्र जी से पूछिए। सुनेत्रा पवार ने बारामती लड़कर गलत किया? वक्त बताएगा। एनसीपी किसने तोड़ी? अदृश्य शक्ति। अदृश्य शक्ति, दिल्ली वाली। अदृश्य शक्ति। ओके। शिवसेना किसने तोड़ी? अदृश्य शक्ति। पार्टी तोड़ने वाले नेता गद्दार हैं? तोड़ने वाला कैसे गद्दार हो सकता है? वो तुड़वाने वाला गद्दार हो। जो भी है वो अदृश्य शक्ति कर रही है ये। शिवसेना कम्युनल थी क्या पहले? क्योंकि सब कहते थे जब वो बीजेपी के साथ थी। कम्युनल नहीं है वो। नहीं है? नहीं क्या पहले थे? नहीं, ऐसे नहीं। उनके जो स्टेटमेंट्स कभी उल्टे सुल्टे कहा जाते थे मीडिया में, कैसे कहा जाता था, लेकिन महाराष्ट्र के लिए वो पूरे कमिटेड थे। ओके। क्या बीजेपी कम्युनल है सुप्रिया जी? जिस तरह से वो लोगों को हो सकता है, हो सकता है। यू वांट अ शॉर्ट आंसर, इसलिए आई एम नॉट गेटिंग इनटू द एक्सप्लेनेशन। अजीत पवार जब 3 दिन की सरकार बनाने के लिए फडणवीस के साथ गए थे, आपकी रजामंदी थी? मुझे पता भी नहीं था। पर जानकारी तो थी कि बात हो रही है? नहीं, बात हो रही है। ओके। पवार साहब को पता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मतलब बातचीत का पता था, सरकार बनाने का पता नहीं था। सही, करेक्ट। ओके। अजीत पवार ईडी के डर से बीजेपी के साथ गए हैं? कह नहीं सकती। एकनाथ शिंदे क्यों गए हैं? कह नहीं सकती। क्या शरद पवार पीएम मोदी को अभी भी अपना शिष्य मानते हैं? पता नहीं, उनको पूछना पड़ेगा। मोदी पवार को अपना गुरु क्यों मानते हैं? उनको पूछना पड़ेगा। 2014 में मोदी क्यों जीते थे सुप्रिया जी आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से एंटी इनकम्बेंसी हमारी, यूपीए की। और बदनामी जो हुई उसको हम डिफेंड नहीं कर पाए। क्या वो गलत थी बदनामी? बिल्कुल। सारे घोटालों के आरोप गलत थे? बिल्कुल, 2 ही तो घोटाले थे, 2G और कोल। आदर्श। देखिए अब 10 साल हो गए। आदर्श, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का आगे क्या हुआ, आदर्श का भी क्या आगे क्या हुआ? आदर्श तो आप देख ही रहे हैं, अशोक आदर्श चव्हाण इधर आ गए। आदर्श बीजेपी हो गई। ओके। 2019 में क्यों जीते फिर, अगर 14 में एंटी इनकम्बेंसी थी तो? नहीं, मेरे ख्याल से जो करप्शन चार्जेस थे उस टाइम भी कंटिन्यू हुए थे, बात हो रही थी, उछाला जा रहा था। लेकिन 2000 वो एक जब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो वो माहौल में चलता जाता है। हमारी भी हुआ, देखा आपने। UPA 1, UPA 2। यानी UPA 1, UPA 2, NDA 1, NDA 2। आपको लगता है मोदी जी का समय अब खत्म हो गया? मैं मोदी जी, मैं किसी व्यक्ति के सरकार बारे का, नहीं मतलब बोल रही, सरकार। सरकार एनडीए बोलूँगी मैं। जो कुछ एनडीए बचा है या नहीं पता नहीं, जो भी है बीजेपी का। 2024 में पीएम कौन बनेगा? वक्त बताएगा, देश की जनता तय करेगी। क्या पवार साहब रेस में हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी शिवसेना गठबंधन क्यों टूटा, किसने तोड़वाया? कहते हैं शरद पवार जी का बहुत अहम रोल था उसमें। अभी ये उनको पूछना पड़ेगा जिनका टूटा है। वो बीजेपी और शिवसेना ही कह सकती। वो तो कहते हैं कि इसमें पवार साहब का ही सारा खेल था, और हम देख भी रहे थे मीडिया में, पवार साहब भी पूरा जिम्मेदारी संभाले हुए थे। सभी आकर बात करते थे बाहर, वही बोलते थे हाँ बातचीत चल रही है। और उसके बाद महाविकास आघाड़ी बन गई, इधर से संजय राउत, उधर से शरद पवार। वो उद्धव जी ने, उन्होंने भाषण में कहा है, जिस तरह से उनको जो वायदे किए थे वो नहीं। 2.5 साल का सीएम, ऐसे कुछ ये जो उद्धव जी ने कहा, शायद, मैंने कभी पूछा नहीं तो मैं एक्चुअली टिप्पणी नहीं कर सकती। आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे ने जब पार्टी टूटी उसके बाद जो इस्तीफा दिया सीएम पद से, वो गलत दिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में भी यही कहा गया कि अगर इस्तीफा नहीं देते तो शायद उनके पक्ष में फैसला आ सकता था। अभी क्या मायने रखता है ये सब बोल के? अभी तो चुनाव चल रहा है, उसको जीतना है, इसी में सब व्यस्त है। प्रिजनर ऑफ द पास्ट एंड हिस्ट्री बात कर करके किसको क्या मिलने वाला है? ना बेरोजगारी हट रही है, ना महंगाई कम हो रही है। उद्धव जी ने हाल में आकर अभी आपके लोकसभा क्षेत्र में एक भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि सोचिए ज़रा, एक पेड़ की लकड़ी से बनी एक कुल्हाड़ी, और उसी कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटने की कोशिश हो रही है। क्या कहने का मकसद और मतलब था उनका? आप बहुत होशियार है, सबको जान। मैं चाहता हूं कि आप भी बताएं उसका क्या क्यों मतलब? बताओ सबको? सब इस देश की जनता बहुत बहुत सेंसिटिव भी है, सबको पता है। कि आप पूछ ही रहे तो आपको समझ में ही आया ना। मतलब शरद पवार ने अजीत पवार को बनाया,
राजनीति सिखाई, हाथ पकड़कर राजनीति में चलना सिखाया, जैसे आप कहती हैं 4-4 बार डिप्टी सीएम बनाया, उसके हाँ, मैं नहीं बावजूद कह रही हूँ, मैं डेटा बोल रही हूँ, मैं कह नहीं रही, जो वास्तव है वही मतलब फैक्ट है, फैक्ट। और उसके बावजूद वही कुल्हाड़ी शरद पवार नामी पेड़ को काट रही है। ऐसा उनका कहना है। एमवीए की कितनी सीट्स आएंगी इस बार महाराष्ट्र में? हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। कुछ आंकड़ा दे सकती हैं सुप्रिया? आंकड़ा नहीं, अभी तो फेजेस चल रही है ना, एक एक करके। अच्छा, अपनी पार्टी की सीट्स बता सकती हैं कितनी आएंगी, कितनी पर आपका स्ट्रॉन्ग? नहीं, हमारा तो अभी इलेक्शन चल रहा है, लेकिन हमारी सीटें ऐसे नहीं है। हम आघाड़ी बन के, तो हमें जब पूछते आप कितने लड़ रहे हैं, तो हम 48 प्लस हमारी लक्ष्य 49 सीट्स लड़ रहे हैं, और पूरी 48 ताकत प्लस लक्षद्वीप का हमारा एक लक्षद्वीप, एमपी है, तो हम पूरी ताकत से 49 सीट्स लड़। पर पिछली बार तो उनकी 41 आई थी, 42। तब की बात अलग थी, उद्धव जी तब उनके साथ थे, इस बार नहीं है। ओके, देश में एनडीए की कितनी सीटें आएंगी? प्रधानमंत्री कहते हैं 400 पार। कहने के लिए तो कुछ भी कहते थे, 800 पार भी कह सकते हैं कहने के लिए। आपका दावा क्या है? मेरे ख्याल से पूरा जब तक सर्वे नहीं होता, मैं जिंगोइज्म में नहीं बिलीव करती, अपनी क्रेडिबिलिटी भी कुछ मायने रखती है। तो ये सब कह के मैं नंबर्स के, जब तक पूरा इलेक्शन ख़त्म नहीं होता, मेरे ख्याल से बोलना गलत होगा। बीजेपी की सीटें पिछली बार से कम होंगी, वो तो कह रहे हैं 303 से 370 जाएंगे। ऐसा सर्वेज आप ही के चैनल में उनको कम दिखा रहे हैं। ओके, क्या मोदी पुतिन बन गए हैं सुप्रिया जी? बहुत सारी सरकार की ऐसे निर्णय हैं जो दबती आवाज़ों में लोग ऐसे कह रहे हैं। अब मैं कुछ नाम लूंगा, आपके जहन में जो पहला शब्द या पहली लाइन आती है आपको वो बोलना है। ओके, सुनेत्रा पवार। भाभी। भाभी? हाँ, भाभी तो है मेरी। विरोधी नहीं, प्रतिद्वंद्वी नहीं? इस बात की अगर वो जीत गई तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, वो राजनीति में अभी अभी तो आई है, उनसे क्या लेना देना है सबका। वो इतने सालों में कभी राजनीति से एक्टिव भी नहीं रही है, तो उनके बारे में खिलाफ क्यों बोलना। ओके, आपके लिए भाभी हैं, भाभी थी, भाभी रहेंगी? हाँ बिल्कुल, भाभी ही है। अजीत पवार? महाराष्ट्र के एक नेता। दादा नहीं हो? नहीं, अभी खून के रिश्ते तो है, लेकिन महाराष्ट्र के तो नेता है अभी। आपके मन में एक टीस मैं देखता हूं सुप्रिया जी, जिसे आप दबाने की कोशिश करती हैं, एक दर्द, एक हर्ट, एक पेन। आपको पर देखिए वो निकल गया। जैसे मैंने कहा अजीत पवार, आपने दादा नहीं कहा, वरना पहले आप बड़े खुल के अजीत दादा कहती थी। नहीं, क्योंकि अभी तो पूरी ताकत से वो महाराष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे हैं, और मेरी जो लड़ाई है वो महाराष्ट्र के साथ है, और जो भी महाराष्ट्र के खिलाफ कुछ करेगा उसको मैं पूरी ताकत से उसके साथ महाराष्ट्र के लिए लड़ती रहूँगी, वो कोई भी हो, चाहे वो भाई क्यों ना हो। भाई का सवाल ही नहीं आता ना। अगर ये विचारों की लड़ाई है, नैतिकता की लड़ाई है, इस प्याज के किसान को आप पैसा नहीं देंगे, दूध वाले किसान को पैसा नहीं देंगे, सोयाबीन के, कपास के, इस देश में, इस राज्य में क्राइम बढ़े जा रहा है। अब अगर उस सरकार के साथ खड़े रहेंगे, कोई भी हो, उसके तो खिलाफ महाराष्ट्र के लिए तो लड़ना, भाई किसी को तो लड़ना है ना। यानी भाई और महाराष्ट्र में आपने महाराष्ट्र को चुन लिया? बिल्कुल, मेरे लिए पहले देश, फिर राज्य, फिर पार्टी, और उसके बाद फैमिली। कोई गुंजाइश नहीं है रिकॉन्सिलिएशन या रिकन्सिलिएशन किस बात का? अरे देखिए, मैं तो बीजेपी वालों से सबसे बात करती हूँ, तो अजीत पवार से क्यों ना करूँ? बहुत सारे वो नहीं कर रहे ना, आप ही ने बताया। ये उनको पूछना पड़ेगा ना, मैं तो बात करने के लिए। आप अभी भी तैयार हैं बिल्कुल, दोबारा रिश्ते अपने? अरे हमारी उम्र कौन सी है? जिस हमारी उम्र है, ये बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं वो तो धूप में तो नहीं हो रहे ना। विचारों की प्रगल्भता उम्र से आती है ना, एक्सपीरियंस से आती है। पर रिश्ता कैसे बनेगा भाई बहन का, बताइए? वो आपकी पार्टी ले गए, सिंबल ले गए, सारे नेता ले गए। शरद पवार साहब, मतलब आप एक ही बात है, नहीं, आप पवार एक साहब बात के साथ हैं। नहीं, पवार साहब की पार्टी, क्योंकि Okay. वो फाउंडर है उस पार्टी। ठीक है, तो ऐसे में कैसे भाई बहन फिर से एक हो सकते हैं? जब तक वो मसला ना सुलझे, बात- या तो वो बात- इधर आए या आप उधर जाएं। कोई बात नहीं, अलग घर कर भी बात कर सकते हैं, ये एक सशक्त लोकतंत्र है। प्रफुल्ल पटेल? क्या कहूँ मैं? आप तो उन्हें अंकल कहती होंगी। नहीं, अंकल नहीं कहती मैं, उम्र में बड़े, लेकिन अंकल नहीं क्या कहती। कहती थी? भैया? क्या भाई कहती थी, भाई कहती थी? प्रफुल्ल भाई कहती। प्रफुल्ल भाई? अभी नहीं कहती हैं? नहीं, अभी भी प्रफुल्ल बात भाई होती है? कहती हूँ। हाँ बिल्कुल होती है। पर पॉलिटिक्स की बात नहीं होती है। नहीं, कैसे हो सकती है?
अभी वो विरोध में हमारे, तो पॉलिटिकल बात कैसे? प्रफुल्ल पटेल क्यों चले गए? जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सुप्रिया जी यकीन करिए, हमने भी 25-30 साल से ज्यादा राजनीति को देखा है, हम सब हैरान थे। अजीत पवार गए तो गए, प्रफुल्ल पटेल क्यों चले गए? वो तो राइट हैंड माने जाते थे पवार साहब। इसका ये सवाल आपको उनको पूछना पड़ेगा। क्या कहीं वॉशिंग मशीन का आरोप? मैं कुछ नहीं कहूँगी। कुछ नहीं बोलेंगे। एकनाथ शिंदे, राज्य के मुख्यमंत्री। दैट्स ऑल। हाँ, वो तो मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, और उसके आपके रिश्ते कैसे हैं शिंदे जी से? मेरे पारिवारिक रिश्ते उनसे बहुत अच्छे हैं। उनका बेटा मेरे साथ बहुत, मेरे लिए एक छोटे भाई की तरह है। पार्लियामेंट में बहुत अच्छी तरह से वो कोशिश करता रहता है, अच्छा बोल भी लेता है पार्लियामेंट में, तो एक छोटा भाई की तरह मैंने हमेशा उसको देखा। उद्धव तो गद्दार कहते हैं एकनाथ शिंदे को, और मिंदे कहते हैं। लेकिन ये बच्चों को क्यों लाए उसमें? देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के नेता। फडणवीस के खिलाफ तो आप बोल सकते हैं, उन्होंने आपकी खिलाफ पार्टी के तोड़ी है। मैं इंडिविजुअल कभी किसी को कुछ नहीं कहती। कभी मेरी राजनीति इंडिविजुअल है ही नहीं। मेरी विचारधारा की और जो पॉलिसीज़ है उसमें ही मेरी राजनीति है। आप कहीं ज्यादती तो नहीं करती हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ? वो ये कहते हैं कि गलत तो हमारे साथ हुआ, बीजेपी और शिवसेना जीत कर आए, और इनको देखिए इन्होंने जाकर महाविकास आघाड़ी बना ली और वहां जाकर सरकार बना ली, बहुमत तो हमें मिला था। बिल्कुल। तो फिर उद्धव जी की पार्टी क्यों तोड़ी? उद्धव जी का मान सम्मान क्यों नहीं किया? तो साथ में तो लड़े थे ना, तो उद्धव जी भी साथ लड़े थे, उद्धव जी की भी रैलीज हुई थी, तो उन्होंने उद्धव जी का मान सम्मान क्यों? वो कहते हैं ये सीएम पद के लिए देखिए अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करके उधर चले गए। कहने के लिए तो वो कुछ भी कह सकते, पर उन्होंने तो देखिए सीएम पद भी नहीं लिया, डिप्टी सीएम बन के बैठे हैं। कॉम्प्रोमाइज उन्होंने तो देवेंद्र जी ने पहला किया ना। उन्होंने पहली शपथ अजीत पवार के साथ ली, जब देवेंद्र जी हमेशा नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी को कहते थे। तो पहला कॉम्प्रोमाइज हमने नहीं किया, पहला कॉम्प्रोमाइज देवेंद्र जी ने किया और बीजेपी ने किया। पर आज तो देखिए कितना त्याग किया उन्होंने, सीएम की जगह उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। अभी वो उनका त्याग है, वो जाने। उद्धव ठाकरे, राज्य के बहुत प्यारे लाडले मुख्यमंत्री। आदित्य ठाकरे, एक बहुत अच्छा उभरता नेता। बाल ठाकरे, मेरे ताऊजी। ताऊजी बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे बहुत अच्छे पारिवारिक रिश्ते हैं, रहेंगे। सुप्रिया सुले, वो मैं ही हूँ। अपने आप को क्या मानती हैं आप? पहले क्या मानती हैं? इस देश की सेवा करने के लिए, कुछ अच्छा काम हाथ से। अनुप्रिया पटेल, अरे मेरी बहन। मैं अभी उनका इंटरव्यू करने गया था तो बता रही थी कि हमारे लिए पॉलिटिक्स, पार्टी लाइन कुछ मायने नहीं रखती। मेरे और अनुप्रिया के बहुत बहुत अच्छे। कैसे दोस्ती हो गई आपकी उनसे? ये हम बहनों की तरह है दोनों, वी आर वेरी क्लोज। ओके। छगन भुजबल, मेरे पिताजी के उम्र के हैं, तो वॉशिंग मशीन के लिए मेरे लिए हमेशा मान सम्मान रहेगा, क्योंकि हम साथ में काम किया, और उम्र से जो बड़े हो उनके बारे में कुछ हमेशा मान सम्मान से ही बात करनी चाहिए। नवाब मलिक, नवाब मलिक हमारे फैमिली के एक नेता रहे। संजय राउत, वो भी, संजय राउत एक लड़ाऊ नेता, डरते नहीं किसी से। डरते नहीं। नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री। राहुल गांधी, हमारे पार्टी के एक बहुत अलायंस के एक वरिष्ठ नेता, और मेरी बहुत अपेक्षा है उनसे। प्रियंका गांधी, एक बहुत अच्छी औरत, जिन्होंने मेरे मन में तो पॉलिटिक्स में और टाइम देना चाहिए। राहुल से आपको बहुत उम्मीदें हैं? मेरी तो उम्मीद ही कांग्रेस से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। लगता है आपको पीएम मटेरियल है राहुल गांधी? देखिए, पीएम मटेरियल कौन है ये देश की जनता डिसाइड करती है, लेकिन मेरे ख्याल से कांग्रेस से मेरी बहुत सारी उम्मीदें हैं। सोनिया गांधी, देश की बहुत वरिष्ठ नेता, और जिस तरह उन्होंने खुद को एक लीडर की तरह इस देश को एक बहुत अच्छा उदाहरण की तरह दिया है, कंप्लीट डिग्निटी। शरद पवार, और एक लड़ाऊ नेता, जिन्होंने पूरी शून्य से खुद की एक बहुत, और अपने क्षेत्र की, राज्य की और देश की 60 साल सेवा की है, और जिन्होंने जो मिट्टी से जुड़ा हुआ नेता है। आप क्या बोलती हैं? शरद बाबा। पवार, पापा, बाबा। बाबा, बाबा, मराठी में बाबा कहते हैं। बाबा। ओके। अहमद पटेल, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता। अमित शाह, बीजेपी के नेता। नीतीश कुमार,
बिहार में बहुत साल अच्छा काम किया, शून्य से काम। आपको कोई शिकायत नहीं है नीतीश कुमार से? गठबंधन बनाया और उसके बाद चले ठीक है, गए। अभी बहुत चीज़ों ने बहुत किया, बट एक तो वो उम्र में बहुत बड़े हैं मुझसे, हाँ, और पर मुख्यमंत्री politically- भी रहे। हाँ, पर पॉलिटिकली आपको दुख हुआ होगा, लगा होगा, सरप्राइज तो हुई होंगी, किस ये क्या कर बात की? दिया? अभी हो गया कितना चीज़ों का दुख करे। ऐसे दुख करते रहेंगे तो राजनीति और लीडरशिप कब करेंगे? ममता बनर्जी, अरे वाह, माय फेवरेट सीएम। ओके, सी आपने वो सीएम का फेवरेट सीएम का जवाब दे दिया। हाँ, वो भी ममता है। बनर्जी। यानी अरविंद केजरीवाल भी मेरे बहुत अच्छे, मेरे 3-4 बहुत अच्छे फेवरेट सीएम है। एक ममता जी, अरविंद केजरीवाल, और ऑफ कोर्स चौहान साहब तो सबसे नंबर 1, और दूसरा स्टैलिन, और दूसरा उड़ीसा के सीएम ओ, नवीन पटनायक। नवीन बाबू इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सीएम्स। ममता बनर्जी के बारे में तो जाहिर है उनकी फाइटर वाली इमेज, स्ट्रीट फाइटर, पर केजरीवाल जी के बारे में क्या पसंद है आपको? ये अरविंद जी ने शून्य से कितना बड़ा खड़ा किया, जिस तरह से वो लड़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। असदुद्दीन ओवैसी, असद तो हमारे भाई है, भाई है? मैं तो असद भाई बोलती हूँ, उनको भाई मानती हूँ। वो तो कांग्रेस कहती है हर जगह पहुंच जाते हैं वोट काटने के ये लिए। रिश्तों का और इसका क्या लेना? मैं पॉलिटिकल पूछ रहा हूँ, पर्सनल नहीं। पॉलिटिकल तो असद भाई की उनकी राजनीति है। ओके, तेजस्वी यादव, आई टोल्ड यू द फ्यूचर। योगी आदित्यनाथ, योगी जी, और मैंने बहुत साल पार्लियामेंट में काम किया है, तो मैं योगी जी से अच्छी तरह बड़े जानती हूँ उनको, बहुत अच्छी तरह जानती बुलडोजर बाबा कहते हैं उन्हें। हूँ। अभी लोग तो कुछ कहते रहते हैं। सिंधिया जी, सिंधिया जी को मैंने बहुत सालों से बहुत पास से देखा हुआ है। आजकल बहुत मेहनत भी करते, कांग्रेस में भी मैं थे तब मेहनत करते थे। सचिन पायलट बहुत अच्छा काम है, जिस तरह से लड़ रहे हैं अब, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मनमोहन सिंह, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया एवर हैड। अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत हमारे, बड़ी विनम्रता से कहती हूँ मैं कि अटल जी का नाम जब आता है तो मन में सिर्फ प्यार आदर ही आता है। गौतम अदानी, मैं तो बचपन से जानती हूँ। बड़ा अजीब नहीं हो गया था गठबंधन में जब राहुल गांधी अदानी पर हमले पे हमले कर रहे थे और पवार साहब उनके साथ बैठ के और वहाँ फोटो उनकी आ रही हम थी? लोग तो, गौतम भाई को 30 साल से मैं जानती हूँ, तो बहुत पुराना रिश्ता है। तो उन पर लगे आरोप गलत वो है? गौतम अडानी नहीं है मेरे लिए, हमारे गौतम भाई, और बहुत 30 साल से, और रिश्ते निभाना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती उन पर लगे आरोप गलत हैं? हूँ। अभी वो वक्त ही बताएगा ना, जब इंक्वायरी आ गई उसमें ही पता चले। ओके, पर आपके लिए वही रहेंगे जो पहले थे? मेरे तो हमेशा जो अभी जब भुजबल साहब जेल में गए थे तो मैं तो गई थी। अमर जब नवाब भाई गए थे, मैं तो कोई जो अपना है अपने साथ जो खड़ा रहे, उसके सुख दुख में अगर आप न जाओ तो फिर रिश्ता क्या मायने रखता है। अशोक चव्हाण, अशोक चव्हाण जी और उनकी फैमिली वहाँ कांग्रेस में बहुत योगदान रहा है, और सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में जब आदर्श घोटाला का आरोप बीजेपी कर रही थी, सबसे ज़्यादा मैंने और गौरव गोगोई ने उनको डिफेंड किया। मिलिंद देवड़ा, मिलिंद देवड़ा तो बचपन से मैं जानती हूँ, पारिवारिक रिश्ता। आपके सबसे अच्छे रिश्ते? अभी अच्छे रिश्ते सशक्त लोकतंत्र में सबसे बात और रिश्ते तो बनते हैं ना, और डायलॉग तो होना चाहिए। वीर सावरकर, वीर सावरकर, उन्होंने जो बहुत सारे वक्तव्य किए, उसमें बहुत सारे ऐसे वक्तव्य है जो बहुत प्रैक्टिकल है। सब में ना कुछ अच्छे या बुरे, हम सब में गुण होते हैं। सबका अच्छा लो, उससे सीखो और आगे चलो। सुप्रिया जी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मजा आया आपके साथ ये इंटरव्यू करने में। मुझे नहीं लगता आपने इससे पहले इतने सारे मुद्दों पर इतना खुलकर अपनी राय रखी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू।